हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री में अध्याय 3 आरंभिक नगर के बारे में। इसके पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहला पॉइंट अब यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की कहानी के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम किस प्रकार से हुआ, इसकी खोज किस प्रकार से हुई। हड़प्पा सभ्यता में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता लगभग 150 साल पहले खोजी गई। वो कब? पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के इंजीनियर लोगों ने हड़प्पापुरा स्थल को खोजा। हड़प्पापुरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान में स्थित यह हड़प्पा स्थल, यहाँ पे कई प्रकार, यहाँ से बहुत सारी ईंटों को वहाँ के इंजीनियरों ने ले गए और वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने लगे। रेलवे लाइन बिछाने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो पुरास्थल की जो बड़ी बड़ी इमारतें, उस समय की जो इमारतें हुआ कर रही थी, है ना, इमारतें थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद कहा गया है कि इसके बाद लगभग 100 साल पहले की बात है, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और यह पता किया कि यह खंडर उपमहाद्वीप का सबसे पुराना स्थल है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हो चुकी थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरा स्थलों को, जैसे इमारतें या इससे मिलने वाली जो चीज़ें थी, वस्तुएं थी, है ना, इन इमारतों को क्या कहा गया कि यह इमारतें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष या 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है, लगभग वो माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक का। और जो हमारे प्राचीन जो भारत है उसका समय माना जाता है लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, आगे का चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। कुछ कुछ पॉइंट में हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे चैप्टर के अनुसार। यहाँ पे चैप्टर के अनुसार पहला पॉइंट यह दिया हुआ है नगरों की विशेषताओं के बारे में कि उस समय की जो नगर थे किस प्रकार से थे। उस समय के जो नगर थे 2 पार्ट में डिवाइड थे। पहला जो पार्ट था वो था पूर्वी भाग और दूसरा पार्ट जो था, है ना, वो था पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो था वो एकदम निचले इलाके में स्थित था लेकिन बहुत बड़ा था। पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचे इलाके पर स्थित था लेकिन वह छोटा था। ठीक है। जो पूर्वी भाग था वो व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार का क्षेत्र था, एक कहा जाता एक नगर था। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी भाग था, वह दुर्ग कहलाता था, है ना, ऊंचे इलाके पर स्थित रहता था। पता है यहाँ पे पूरा जो उस समय के जो क्या बोलना चाहिए, क्या बोल सकते हैं उन्हें, बड़े बड़े लोग विद्वान हुआ करते थे, उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो पश्चिमी भाग में रहा करते थे क्योंकि वह ऊंचे इलाका पर स्थित था। और वहाँ पे ऐसा है कि बाढ़ का खतरा भी कम हुआ करता था, इसलिए वो ऊंचे इलाकों पर रहा करते थे। निचले इलाका पर रहने वाले जो लोग थे वो निम्न वर्ग के व्यापारी लोग हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, ऐसे लोग हुआ रहा करते थे। दोनों जो हिस्से थे वो उनकी 4 दीवारियाँ, है ना, दोनों के दोनों हिस्से थे, 4 दीवारें से पैक थी, है ना। और साथ ही साथ ये पक्की पक्की ईंटों से मिलकर बने हुए थे। उस समय जो ईंटें, है ना, दीवार जो बनाई जाती थी ईंटों की, वो बहुत मजबूत बनाई जाती थी, यह माना गया है। कुछ नगरों में नगर दुर्ग की खास इमारतें बनाई गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो में सबसे खास तालाब खोजा गया और ये सबसे बड़ा स्नानागार भी माना जाता है। यह क्वेश्चन आया है, कई बार आया भी है अपने एग्ज़ाम में। ये सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ खोजा गया? मोहनजोदड़ो में खोजा गया। ठीक है। और ये तालाब को बनाने में ईंट, प्लास्टर और प्लास्टर के ऊपर क्या, रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की भी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है। और सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ, साथ ही साथ चारों ओर पर कमरे बनाए गए और साथ साथ पानी भरने के लिए कुआं बनाया गया तथा निकास एक नाली भी बनाई गई वहाँ पर। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरें, है ना, यहाँ पर इन नगरों में भी अग्निकुंड मिले। माना जाता है कि यहाँ पे अग्निकुंड मिलने के कारण यहाँ पे सबसे पहले संभवतः यज्ञ किए गए होंगे, है ना। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, अच्छा, कुछ ऐसे बड़े बड़े जो कुछ क्षेत्र, बड़े बड़े नगर थे, यहाँ पर भंडार गृह मिले, जैसे अन्न के भंडार हो या किसी वस्तु के बहुत बड़े बड़े भंडार गृह मिले। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कों के बारे में कि उस समय के जो भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार से हुआ करती थी। जो भवन हुआ करते थे अधिकतर 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे, 4 कमरे हुआ करते थे, अलग अलग स्नानागार, 1 या अलग अलग प्रकार के स्नानागार हुआ करते थे, या कह सकते हैं कि कुछ घरों में तो कुएँ भी हुआ करते थे। ठीक है। और पढ़ेंगे कि देखेंगे कई नगरे जो थे, है ना, जो नालों से ढके हुए थे, है ना, वहाँ पे ढके हुए नाले हुआ करते थे तथा उन्हें बहुत सावधानी से बनाया जाता था, ताकि वहाँ से एकदम थोड़ा सा निचला निचला इलाका होते हुए ताकि पानी आसानी से वहाँ से बह सके। ठीक है। और उस नालियों को दूसरी सड़कों वाली नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि वो बाद में बड़े हुए जो बड़े बड़े नाले हुआ करते थे उनसे मिल जाए। और जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई भी की जाती थी। घर जो थे, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से साथ में किया जाता था। ठीक है। हमने अभी पॉइंट में डिस्कस किए भवन, नाले और सड़कों के बारे में कि किस प्रकार से भवन, नाले और सड़कें हुआ करती थी, है ना। सड़कों की बात की जाए तो लोथल ही एक ऐसा क्षेत्र था, आप याद रखेंगे, लोथल ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जो घर बने हुए थे उनके दरवाजे सड़कों की ओर खुला करते थे। बाकी जितने भी नगर होते थे, उन नगर हुए हैं, ठीक है, उनके जो दरवाजे थे, है ना, वो हमेशा गली की ओर खुलते थे। ठीक है। और एक प्रमुख बात ये भी थी कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एक पूर्वी भाग तथा पश्चिम भाग में डिवाइड था अब उस समय के नगर, लेकिन इनके अलावा धौलावीरा में, आप याद रखेंगे, इनके अलावा धौलावीरा में एक पार्ट भी डिवाइड था जो इनके मध्य का था, जिसे मध्यमा कहा गया। ठीक है, आप याद रखेंगे, मध्यमा कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन के बारे में कि उस समय के लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे, किस प्रकार से रहा करते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनके नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में उस समय के जो नगर थे बहुत ज़्यादा हलचल रही होगी। उस समय के जो लोग, या कहें तो उस समय के जो शासक थे, वो खास इमारतें बनाने में जुटे हुए रहते थे, है ना। वो लोगों को दूर दूर भेजते थे ताकि वो बहुमूल्य धातु ला सके, बहुमूल्य पत्थर ला सकें, अन्य उपयोगी वाली चीज़ें, वस्तुएं ला सकें। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को, सोना, चांदी, आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे, है ना। इन नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे जो मोहरों पर लिखा करते थे, याद रखेंगे, लिपिक उस समय भी हुआ करते थे। शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, ये भी हो सकता है कि जैसे बर्तन होंगे, या हो सकता है कोई मूल्यवान वस्तु होगी, है ना। और साथ ही साथ किसमें, मोहर पर भी लिखा करते थे। आगे बढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम देखेंगे कि उस समय जो शिल्पकार थे, है ना, स्त्री पुरुष भी हुआ करते थे। ये क्या करते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ों को बनाते थे, है ना। लोग लंबी लंबी यात्रा करते, बहुत लंबी लंबी दूर दूर से यात्रा करते थे, उपयोगी जो अपने काम की वस्तुएं उनको लाते थे। साथ ही साथ जो दूर दूर के जो लोग हुआ करते थे, दूर देश के जो लोग हुआ करते थे, वहाँ से किस्से, कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी बातों को इकट्ठा करके लाया करते थे। बच्चों को कहानियाँ भी सुनाया करते थे, किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, उनसे मिट्टी से बने हुए खिलौने भी लाया करते थे जिससे बच्चे खेला करते थे। साथ ही साथ वो क्या करते थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे, है ना, तो उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था, एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते थे। हमारी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति को भी जान पाते थे, हमारी सभ्यता के अलावा अन्य सभ्यताओं को जानते थे। अपने माइंड के साथ साथ अपने जो स्थानीय क्षेत्र है उनको भी डेवलप करना वो सीख चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ विशेष क्षेत्र, जैसे मोहनजोदड़ो का एक क्षेत्र है ना, देख सकते हैं एक छोटा सा इलाका, यहाँ पे एक नाली बनी हुई है और एक कुआं बना हुआ है, देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कुछ मोहर हैं, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नगर और नए शिल्प। क्या हो रहा था उस समय, धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित होते जा रहे थे, है ना। तो उस समय क्या हो रहा था, पुरातत्वविद जो थे, है ना, उनको वहाँ से चीज़ें भी मिली, जैसे कि पत्थर, संग, तांबे, कांसा, सोने, चांदी, ऐसी धातुओं से बनी हुई कई प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त हुई। संभवतः माना जाता है कि तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन आदि बनाए जाते रहे होंगे, और सोना चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते रहे होंगे। यहाँ पे कुछ आकर्षित वस्तुएं भी मिली, जैसे मन के, बाट और फलक। आप देख सकते हैं, ये है बाट, ये है मन के और ये फलक। ये जो बाट है ना, यह चर्ड पत्थर याद रखेंगे आप, चर्ड पत्थर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इस चर्ड पत्थर से बना हुआ था ये बाट,
है ना। ये जो बाट था इसका उपयोग बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। और मन के आप देख सकते हैं कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे क्या, मन के। और आप इस साइड देख सकते हैं धारदार फलक, कढ़ाईदार वस्त्र को एकदम सिलने के लिए फलक बनाए जाते थे, है ना, आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे वो मोहरे बनाते थे। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे काले रंग के डिज़ाइन किया करते थे, है ना, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनके बारे में बताया गया। आगे हम देखेंगे कि लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। देखते हैं मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले, है ना। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है, मतलब सूत कताई भी उस समय की जाती थी, डिज़ाइन बनाए जाते थे। इनमें से कुछ वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज़ बनाने के लिए विशेष या खास रूप से प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। फेंस के बारे में देख सकते हैं, कुछ बातें हैं यहाँ पर। फेंस एक प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से बनाया जाता था, ये प्राकृतिक नहीं होता था, ठीक है। पत्थर, शंख आदि से इसको मिलकर बनाया जाता था। यह बालू या स्टफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेंस के मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। आगे हम पढ़ेंगे कच्चे माल के बारे में कि उस समय के जो किस प्रकार से लोग कच्चे माल का प्रयोग करते थे। तो कच्चे माल में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने कच्चे माल की खोज की। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी भी हो सकती है या धातु के अयस्क भी हो सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हो जाते हैं, इनको हम कच्चे माल भी कह सकते हैं। या फिर ऐसी कई तरह की चीज़ें भी बनाई जाती है ना। जब आगे जिस प्रकार से अगर कोई किसान कपास का उत्पादन करता है तो वो उसे कच्चा माल कहता है, फिर बाद में कताई बुनाई करके उसका कपड़ा तैयार कर लेता है ना, वही कच्चा माल उसका कहलाता है। हड़प्पा में लोगों को कई तरह की चीज़ें मिलती थी, लेकिन वह तांबा, सोना, है ना, लोहा और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों आदि का वो दूर दूर तक आयात करते थे, दूर दूर तक अपने सामानों को बेचने जाया करते थे। आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, है ना, राजस्थान से करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, जब तांबे के साथ, है ना, क्या मिलाई जाती थी, कांसा मिलाते थे, तो क्या बनता था, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन मिलाते थे, तांबा के साथ टिन मिलाते थे। T + T = K, याद रखेंगे T + T = K, अर्थात तांबा और टिन बराबर कांसा। आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को ताकि आपको याद हो जाए। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात, कि किस प्रकार से टिन धातु और तांबा धातु को आपस में मिलाने पर कांसा धातु हमें प्राप्त होती है। इसका उपयोग, है ना, आयात करने के लिए किया जाता था। जैसे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, क्योंकि ज़्यादातर लोग नगरों में ही नहीं गाँव में भी रहा करते थे, है ना। ये अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, पशुपालक थे, चरवाहे थे, है ना। ये जो लोग थे ये शासकों, लेखक, दस्तकारों, जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, इनके लिए खाने के सामान देते थे, है ना, इन्हें। और पौधों के अवशेषों से यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे गेहूँ, जौ, दाल, मटर, है ना, तिल और सरसों भी उगाते थे। आगे देखेंगे ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात नहीं थी।
है ना। यानी कि उस समय तो नई बात थी, क्योंकि हमें पता नहीं था हल के बारे में उतनी जानकारी, लेकिन बहुत पहले ही जब हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय ही हल का प्रयोग किया जाता रहा होगा। क्योंकि उस समय हल तो बच तो नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ कि हमें एक खिलौना मिला, देख सकते हैं आप, यह खिलौना मिला जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय भी हल का उपयोग किया जाता रहा होगा। आगे हम देखेंगे कि सिंचाई के लिए लोग कुछ नए नए तरीके अपनाते रहे होंगे। संभवतः वो संचय, है ना, उसको संचित करके रखते होंगे जल को, या ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए फसलों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाते थे, ये भी हो सकता है। हड़प्पा के लोग गाय भैंस बकरियां आदि को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब चारागाह भी होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के जो झुंड हुआ करते थे, पानी चारा हरी घास की जो तलाश में दूर दूर तक स्थान तक चले जाया करते थे। जो उस समय के लोग होते थे वे बेर फल आदि को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, हिरण जानवरों का शिकार भी क्या करते थे अपने भोजन की आपूर्ति के लिए। तो हड़प अब थोड़ी सी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें इस पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। यह है गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्छ के इलाके में खदिर, याद रखें, खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। हमने थोड़ी देर पहले ही, कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था, धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 पार्ट में डिवाइड था, है ना। एक पूर्वी, एक पश्चिमी और बीच वाला मध्यमा, ये 3 भागों में डिवाइड था। और ये तीनों जो भाग थे पूरी तरह से क्या थे, दीवारों से पैक थे, और सामने मुख्य एक द्वार बना हुआ था जहाँ से प्रवेश द्वार था। बस, इससे ज़्यादा इसमें उतनी बड़ी बातें नहीं की गई है। तथा वह प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े हड़प्पा लिपि, बड़े बड़े अक्षरों से क्या कुछ खुदाया गया है, हड़प्पा लिपि से कुछ अक्षरों खुदवाया गया है। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, है ना। लेकिन पहली बार पता चला कि जो धौलावीरा था वहाँ पे जो प्रवेश द्वार था, है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी मुहरों में लिखा गया था, बड़े बड़े लिपियों पे, हड़प्पा लिपियों में। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के बारे में आप जानते हो, जिसकी नदी, एक उपनदी है, उसके किनारे बसा हुआ था लोथल नगर। लोथल के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि लोथल नदी जो है उसमें, यानी लोथल नगर जो है, उस समय क्या हुआ कि जो घर थे उनके जो प्रवेश द्वार थे, है ना, जो द्वार था वो गली में ना खुलते हुए रोड के साइड, दरवाजों उसमें खुलते, सड़क साइड खुलते थे, और बाकी नगरों के गलियों में खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से, यहाँ पे कीमती माल जैसे पत्थर आसानी से मिल जाते थे, पत्थर शंख धातु से बनी हुई कई सारी चीज़ों का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा था किसको, लोथल को। इसमें एक नगर, एक ऐसा भंडार गृह भी मिला था। इस भंडार गृह में कई मुहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी किसे कहते हैं, गीली मिट्टी पर दबाने से उन जो छाप बन जाती है उसे बोलते हैं मुहरबंदी। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब लोथल का, जिसे बंदरगाह कहा जाता है, बहुत बड़ा तालाब है, इसे लोथल का बंदरगाह कहा जाता है। जब समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतराया भी जाता था। देखो आजकल तो सब सूख गया है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र हुआ करता था। ठीक, एक बंदरगाह हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का भी काम किया है। मनके मतलब एक विशेष प्रकार की चमक वाली वस्तु मनके, है ना। पीके मूवी में तो आपने देखे होंगे मनके के बारे में। वही पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण आदि भी तैयार किए जाते थे। आदि कई प्रकार के मनके भी तैयार किए जाते थे। मुद्रा मुहर के बारे में जान लेते हैं। मुद्रा मुहर होती क्या है, मुद्रांकन या मुहरबंदी होती क्या है, उसके बारे में कुछ है। मुहरों का प्रयोग सामान होता है उससे भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, आयात निर्यात करने के लिए, है ना। थैलों को बंद करने के बाद उसमें मुहर या गीली मिट्टी की पोत कर उसकी मुहर लगाई जाती थी, ताकि मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। याद रखना, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, मतलब किसी ने छेड़ा नहीं है उसे।
वो जैसी की वैसी एकदम सही है, सुरक्षित है। अगर छेड़ दिया जाए तो यह पता चल जाता था कि इसके साथ छेड़खानी की गई है, छेड़छाड़ की गई है। अब सभ्यता के अंत की बात आती है। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जो लिखते थे उनका भी बंद हो गया ना। दूर दूर से कच्चे माल आयात में सब चीज़, मोहनजोदड़ो में सड़कें कचरे ढेर होने लगने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट सी हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, हमारी इतनी पुरानी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, कैसे कैसे सब खत्म सा हो गया, पता ही नहीं चल पाया। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई होगी, है ना, जंगलों के विनाश के कारण हुआ होगा, है ना, ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ पाई, ईंधन उन्हें नहीं मिल पाया ज़रूरत के अनुसार, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है बड़े बड़े मवेशी और झुंड, बंदरगाह वाले घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो, इस कारण से भी हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार से कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं बाढ़, नदियों के सूखे आदि सूखा पड़ने के कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी पूरी तरह से बिल्कुल साफ साफ ज्ञात नहीं हो पाया। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, है ना। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उसके बारे में हम आगे ही चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अन्यत्र, अन्यत्र देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भविष्य इतिहास के छोटे छोटे अंश के बारे में है। जब इस समय हमारी सभ्यता चल रही थी, जब हमारे लगभग 2350 से 1750 की ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व की बात हो रही थी, उस समय जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या सभ्यताएं विकसित हो रही थी या सभ्यताओं का अंत होने का समय हो रहा था, उस टाइम पे अन्यत्र यानी किसी और स्थान पर क्या चल रहा था, क्या सभ्यताएं हो रही थी, क्या सभ्यताएं विकसित हो रही थी, या क्या हो रहा था उस टाइम पे, क्या इतिहास क्या कहता है, विश्व इतिहास क्या कहता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है अन्यत्र मतलब किसी और स्थान में मिस्र के बारे में बताया गया है ना। मिस्र एक रेगिस्तान वाला भाग। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहर लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, देख सकते हैं मकबरे, इन्हीं को पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड के नाम से किन्हें जाना जाता है, मकबरे को माना जाता है। इसमें क्या, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता, मम्मी, याद रखें, मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी कई सारी चीज़ें दफनाई जाती है, जैसे कि खाद्यान्न यानी खाने की चीज़ें, पेय वस्तु, है ना, कोई पीने की वस्तु हो, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया के देखिए इतिहास में, अपने विश्व इतिहास में सब दफनाने के लिए, शव को दफनाने के लिए सबसे ज़्यादा धन दौलत सिर्फ मिस्र में ही किया जाता था। तो आप हमें बताइएगा, आज का चैप्टर, हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।